बच्चों कैसे हो आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें सबसे पहला है लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स, यानी कि शिक्षार्थी या विद्यार्थी से संबंधित कारक। तो सबसे पहला कारक विद्यार्थी से संबंधित पहला कारक है मोटिवेशनल लेवल, अभिप्रेरणा का स्तर। तो बच्चे कितना मोटिवेटेड है किसी चीज को सीखने के लिए, ठीक है, इस पर भी डिपेंड करेगा हमारा अधिगम या लर्निंग। ठीक है, स्किनर ने कहा हुआ है कि अभिप्रेरणा सीखने का क्या है, राजमार्ग है। ठीक है, तो व्यक्ति जितना ज्यादा मोटिवेटेड होगा पढ़ने के लिए उतनी ही अच्छी वो लर्निंग करेगा। दूसरा है लर्नर्स एटीट्यूड, अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति। ठीक है, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है या जो चीज उसको सिखाई जा रही है उसके प्रति अधिगमकर्ता की प्रवृत्ति कैसी है, यह भी डिपेंड करेगा। अधिगमकर्ता की प्रवृत्ति भी डिपेंड करेगी किस पर, अधिगम पर। अगला है वे ऑफ लर्निंग, यानी कि सिखाने का, सीखने का तरीका को किस तरीके से सीख रहा है, रट के सीख रहा है, समझ कर सीख रहा है। अगला है एज ऑफ मैच्योरिटी, एज एंड मैच्योरिटी, मतलब उसकी उम्र और उसकी परिपक्वता। उम्र, अधिगम पर उम्र का भी साफ साफ प्रभाव पड़ता है। बच्चे जल्दी सीखते हैं, फिर उम्र बढ़ने के बाद बच्चों की सीखने की जो टेंडेंसी है वो कम होने लगती है। अगला है इंटेलिजेंस लेवल, जो बच्चा सीख रहा है उसका बौद्धिक स्तर क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा लर्निंग कैसी हो रही है। प्रैक्टिस, सीखी गई चीज को कितना वो रिपीट कर रहा है, कितना प्रैक्टिस कर रहा है, इस पर भी अधिगम डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा अधिगम उतना ही अधिक स्थायी होगा। अगला है फटीग, फटीग माने थकान। थकान पे भी डिपेंड करेगा। बच्चा थका हुआ है या अभी बिल्कुल फ्रेश तरोताजा है, ठीक है, तो इस पे भी डिपेंड करेगा कि अधिगम कैसा होगा। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, अब पता चल रहा है बच्चे के पैर में चोट लगी है तो उसका ध्यान पैर पे ही होगा ना, उसका ध्यान पढ़ने में कम होगा। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी डिपेंड करती है शिक्षार्थी पर, शिक्षार्थी के सीखने की अभिवृत्ति पर। शिक्षार्थी से संबंधित कारक हो गए। अगला है टीचर रिलेटेड फैक्टर। अब शिक्षक से संबंधित कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहला है प्रेजेंटेशन, शिक्षक जो है शिक्षण सामग्री को किस प्रकार से प्रस्तुत करता है, जो कंटेंट है उसको कक्षा में प्रस्तुत करने का तरीका कैसा है। ठीक है, उस प्रस्तुतिकरण पर भी डिपेंड करेगा अधिगम कैसा होगा। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, टीचर की सब्जेक्ट पर नॉलेज कैसी है, ठीक है, इस पर भी डिपेंड करेगा अधिगम कैसा है। अगर टीचर का अगर मास्टरी है टॉपिक पर तो वो बच्चों को भी उतना ही अच्छा सिखा पाएगा। अगला है नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो बच्चे को जितना अधिक शिक्षक को जितना अधिक बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा कि बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है, किन किन बच्चे के सीखने, बच्चे को सीखने के किन किन कारकों पर बच्चा डिपेंड करता है, तो टीचर को बच्चे के बारे में जितनी अधिक नॉलेज होगी, ठीक है, उतना ही अच्छा टीचर क्या करेगा, सिखा पाएगा। अगला है टीचिंग मेथड एंड रेनफोर्समेंट, यानी कि शिक्षण मेथड, यानी कि शिक्षण विधि और पुनर्बलन। शिक्षण विधि, अब वह कौन सी विधि अपनाता है, व्याख्यान विधि अपनाता है, खेल विधि अपनाता है, प्रयोगात्मक विधि अपनाता है, अनुसंधान विधि अपनाता है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर खाली व्याख्यान विधि अपनाएगा तो बच्चा उतना अच्छा नहीं सीख पाएगा। और अगर वह व्याख्यान के साथ साथ प्रदर्शन भी करे या फिर प्रयोगात्मक विधि से सिखाए तो बच्चा उतना ही अच्छा सीखेगा। बिहेवियर ऑफ टीचर, क्लास में टीचर का बिहेवियर कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा बच्चे का अधिगम कैसा होगा। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, टीचर या लर्निंग एक्टिविटीज
कैसी हैं इस पर भी डिपेंड करेगा टीचर का सीखने का लेवल। ठीक है। अगला है एक्सपीरियंस, टीचर को कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस पर भी डिपेंड करेगा कि टीचर बच्चा कैसा सीखेगा करके। अगला है टाइम टेबल। टाइम टेबल हार्ड नहीं होना चाहिए। टाइम टेबल में कुछ ऐसे सब्जेक्टों का ऐसे सब्जेक्टों का जो वितरण है वो ऐसे होना चाहिए कि जैसे पहले फिजिक्स, फिर हिंदी, फिर गणित, फिर इंग्लिश, इस तरीके से बनाना चाहिए। यानी कि पहले एक कठिन सब्जेक्ट, फिर एक आसान सब्जेक्ट, फिर एक कठिन सब्जेक्ट, फिर एक आसान सब्जेक्ट, इस तरीके से टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, न कि कठोर। और शिक्षक को उसमें थोड़ी बहुत हस्तक्षेप करने की भी अधिकार होने चाहिए, हस्तक्षेप करने के भी अधिकार होने चाहिए कि वो टाइम टेबल को अपने हिसाब से थोड़ा-सा उसमें सुधार कर सके। यानी कि डिमांड ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की डिमांड पर टीचर जो है सब्जेक्ट को थोड़ा-सा चेंज कर सके, टॉपिक को चेंज कर सके। अगला है अगला जो फैक्टर है वो है कंटेंट रिलेटेड फैक्टर। ठीक है। यानी कि जो पढ़ाया जा रहा है उस कंटेंट पर भी डिपेंड, जैसे नेचर ऑफ कंटेंट। ठीक है। कंटेंट की प्रकृति कैसी है, कठिन है, सरल है। ठीक है। इस पर भी डिपेंड करेगा। विषय वस्तु की उद्देश्यपूर्णता, यानी कि जो चीज़ सिखाई जा रही है वो उद्देश्यपूर्ण है या नहीं है, उससे बच्चे के जो शिक्षण उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, इस पर भी डिपेंड करेगा। पाठ्यक्रम की संरचना एवं प्रकृति, पाठ्यक्रम कैसा बनाया गया है, ठीक है, और उसकी प्रकृति कैसी है, कठिन है, सरल है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। विषय वस्तु का क्रम, क्रम मतलब टॉपिक उसमें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए होने चाहिए, मतलब एक कनेक्शन होना चाहिए टॉपिक्स के बीच में। ये नहीं कि एक टॉपिक पहले पढ़ा दिया, एक बाद में पढ़ा दिया, मतलब एक ईरान से पढ़ा रहे हो, एक तुरान से पढ़ा रहे हो, जिनका आपस में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला है विषय वस्तु का क्रम, आकार, आकार पे भी डिपेंड करेगा। एक ही क्लास में तुम बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं दे सकते हो। एक जितने बच्चे का बौद्धिक लेवल है, जितनी उसकी सीखने की क्षमता है, उस हिसाब से विषय वस्तु का आकार होना चाहिए, उसकी मात्रा होनी चाहिए। अभ्यास का उचित विभाजन होना चाहिए। ठीक है। अगला है व्यवस्था संबंधी कारक। कक्षा में छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था है या नहीं है? कक्षा में हवा, रोशनी का प्रबंधन कैसा है? उपकरण और प्रयोगशाला की व्यवस्था कैसी है? तो ये व्यवस्था संबंधी कारक हो गए। अगला है वातावरण संबंधी कारक। स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है? बच्चे का फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है? प्लेग्राउंड का एनवायरनमेंट कैसा है? प्लेग्राउंड से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। प्लेग्राउंड ये पाठ्यचर्या का हिस्सा होता है। सोसाइटी, जिस समाज में बच्चा रह रहा है, उस समाज का भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये आज हमने पढ़े अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला था शिक्षार्थी से संबंधित कारक, दूसरा था टीचर से संबंधित कारक, तीसरा था कंटेंट से संबंधित कारक, अगला है व्यवस्था से संबंधित कारक, फैक्टर रिलेटेड विद सिस्टम, अगला है वातावरण से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। थैंक यू।